हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग और मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो आपके डाउट्स हैं मेंस आंसर राइटिंग मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे डाउट एक ही वीडियो में रिजॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझेंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपका पेपर होता है हिंदी का, ठीक है। तो ये आपका होता है 150 नंबर का पेपर होता है आपका, और इसमें पत्र लिखने को आता है आपको। ये सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लिखने को आते हैं, कार्यालय आदेश अधिसूचना परिपत्र, इन सब के नोट्स आप बना लीजिए। सिविल वाला का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स भी इसके अवेलेबल हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। और ये जो लेटर्स वगैरह है इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसे लास्ट ईयर जो एक लेटर आया था कि जिलाधिकारी है जो मंडलायुक्त को पत्र लिख रहे हैं रिलेटेड स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, लास्ट ईयर आया था। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है कि हिंदी को बहुत लोग लाइटली लेते हैं और कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि हिंदी जो है यहाँ पे कंपलसरी जो है पेपर है वहाँ यूपीएससी की तरह। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश, तो वहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं और वो आपके मेन सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। बट यहाँ यूपीपीएससी में जो स्टेट का आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे हिंदी का इम्पॉर्टेंट रोल है, इसे बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। जीएस के पेपर पढ़ने हैं लेकिन साथ साथ यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि जो सरकारी अर्ध सरकारी पत्र हैं, कार्यालय आदेश या अधिसूचना है, इनकी डेफिनीशन साथ साथ में जो इनका फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठे कर लो। और इसमें आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं उनको ज़रूर गो थ्रू आपको करना है, इनकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी है। अब इसमें उपसर्ग प्रत्यय आता है, ये आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, आपके आरों में भी आता है। विलोम शब्द आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, वर्तनी और वाक्य शुद्धि आती है, लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका हिंदी का पेपर होता है मेंस का। कितने मार्क्स का होता है? 150 नंबर का होता है। 150 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर आता है और इसके मार्क्स आपके मेन मार्कशीट में जुड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐसे का पेपर। तो यहाँ पे 3 ऐसे आपका आते हैं डिफरेंट उसके, और आपको 700 वर्ड्स में आपको इसको लिखना रहता है। तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे की प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी है। टॉपर्स ने जो ऐसे लिखे हैं वो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ बेसिक थीम्स होते हैं जहाँ से आपको ऐसे पूछे जाते हैं, लाइक विमेन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, आपको 3 ऐसे लिखने हैं, और वो आप पहले से अगर तैयार करके रखेंगे कुछ थीम्स कुछ टॉपिक्स, तो वहाँ आपको बहुत हेल्प रहेगी। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप ऐसे तैयार करके रखिए, विमेन से रिलेटेड ऐसे तैयार करके रखिए, आप सोसाइटी से रिलेटेड कोई आ जाता है ऐसे, वहाँ वो आप पढ़ के रख सकते हैं। और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आ गया, या आपका इस तरीके के ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले से ही आपको स्लोगन्स हैं, और अगर आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो वहाँ आपको कई सारी पोएम्स कुछ लोग डाल देते हैं। ऐसे लिखने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ टॉपर्स हैं, उन्होंने बताया है कि वो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, कि कहानी से स्टार्ट किया एंड देन उसी कहानी को लेते हुए लास्ट में उसी से अंत भी कर दिया अपने ऐसे का। बीच में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डायमेंशंस डाले, लेकिन लास्ट में उसी स्टोरी को लास्ट में ले आकर के उसी से ऐसे का एंड किया। तो ये एक आपका तरीका हो सकता है। या आप किसी पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, या अपना ही कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे के लिए रिलेवेंट तरीके होते हैं। वो भी आप टॉपर्स कॉपी ले लीजिएगा, या जो भी प्रीवियस ईयर में जो ऐसे आए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये काम दोनों आपको पहले ही करके रखने हैं, क्योंकि हम जीएस के एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि ऐसे नहीं लिखेंगे, हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपको मेंस देने का मौका मिला है तो अपनी पूरी मेहनत करनी है आपको। सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं उन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आपके जीएस के 4 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। जीएस 1 2 3 4 आपको पता ही होगा। जीएस 1 2 3 4 आपका होता है, और ये जो आपके होते हैं जीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक।
ये आपको पता होना चाहिए कि जो जीएस के एग्ज़ाम होते हैं आपके वो 200 मार्क्स से होते हैं और इसे आपको याद रखना है। साथ ही जैसे कि आपका जीएस 1 है तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी से रिलेटेड आ गया। सेकंड में आपका आईआर से रिलेटेड है, पॉलिटी है। आपका जीएस सेकंड में आपका आईआर और पॉलिटी आ गया। जीएस थर्ड में आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड जीएस 4 में आपका एथिक्स से रिलेटेड है। तो ये 4 आपके जीएस के पेपर होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जो नया ऑप्शनल की जगह आपका इंक्लूड किया गया है वो है पेपर 4 और पेपर 5, ठीक है। और ये आपका कैसा है, ये आपका यूपी स्पेशल है, तो आपको इसको याद रखना है कि ये जनरल स्टडीज़ 5 वाला जो पेपर है आपका, और इसमें आपसे यूपी से रिलेटेड पूछी जाती हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी है, आर्किटेक्चर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी है। तो अभी हमारी आंसर राइटिंग भी चल रही है जीएस 5 से रिलेटेड, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको यही करना है कि अभी क्योंकि ये ऑप्शनल की जगह ये आया है आपका यूपी स्पेशल वाला, तो इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। लास्ट ईयर लोगों को सबसे कम मार्क्स इन्हीं में मिले थे जीएस 5, 6 में, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा कंटेंट भी बहुत अवेलेबल कहीं नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जीएस 5 और जीएस 6 में आपको अपना 100% देना है और 200 मार्क्स का आपका ये भी होता है। तो अगर हम टोटल बात करें, ये आपके जो जीएस के मार्क्स होते हैं वो 1500 मार्क्स का होता है और आपका 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे कि टोटल जो एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जितने मार्क्स अलॉट होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि एक पेपर आपका होता है, हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, ऐसे का पेपर होता है 150 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज़ के पेपर जो 1 2 3 4 5 6 जो है आपके हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट में जो इंटरव्यू है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे एक एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न, क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हम आंसर कैसे अच्छे लिखें, ठीक है, कैसे हम अच्छे आंसर लिखें। तो सबसे पहले बात कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, पहले हम देखते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं जो 125 शब्दों में आपको लिखने होते हैं, 125 वर्ड्स उसके लिए अलॉट होते हैं, और 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन ए और बी के तरीके होता है, और उसमें सेक्शन ए में 125 वर्ड्स के आपको 10 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। सेक्शन 2 में भी आपको 10 क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये याद रखिएगा, जो 125 वर्ड्स हैं उसके लिए आपको कम से कम 2 पेज में आपको लिखना है, ठीक है, 2 पेज में लिखना है आपको, और 8 मिनट में लिखना है, ठीक। 8 मिनट में 8 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन ये लिखने हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट अलॉट है, ये याद रखिएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपने बहुत समय ले लिया, एक क्वेश्चन में ही आप जो है 10-15 मिनट लगा रहे हो, तो आपका पेपर छूटना निश्चित है। और अगर आपने पेपर आपका छूट गया और आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाए तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा, मार्क्स आपको कम मिलेंगे और हो सकता है आपका मेंस क्लियर ना हो। तो आपको पहले से ही याद रखना है कि आप सिर्फ 8 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख दिया, 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छी लिख दी एंड देन बाकी छूट गए या नहीं लिख पाए अच्छे से। तो आपको हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह ही लेना है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो ये याद रखिएगा। और जो 200 वर्ड्स के हैं, जैसे पेजेस वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होते हैं, वो आपको पूरे फिल करने हैं। 3 पेजेस यहाँ पे आप मिलेंगे आपको, और आपको इसको 10 मिनट में करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। टाइम कितना देना है आपको, 10 क्वेश्चन लिखने हैं जो 125 वर्ड्स के, उसमें 8 मिनट आपको देना है। 10 क्वेश्चन जो 200 वर्ड्स के हैं उसमें आपको 10 मिनट लिखना है,
देना है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि एग्ज़ाम आपका हो जाए, मतलब 5 मिनट आपके पास हो, ताकि आप प्रीवियस चीज़ें जो हैं अपना पेपर पूरा एक बार देख लें। कहीं आपका डायग्राम कहीं कोई रह गया है, या लेबलिंग आपने नहीं की है अच्छे से, या अंडरलाइन नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकें। तो ये मेक श्योर करना है आपको कि 5 मिनट लास्ट में आपके पास में बचे हों, ताकि एक बार आप अपने पेपर को गो थ्रू कर पाएँ। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये अप्रोच रहेगी। और ये अप्रोच कब आ पाएगी आपकी, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के दिन आप सडन गए और आपने सब बहुत अच्छे से कर लिया। इसके लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की और आपको लगा कि आपको तो आता है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा और आप लिख लोगे, आप नहीं लिख पाओगे। बहुत प्रेशर रहता है एग्ज़ाम टाइम में। डीएस के पेपर 2 आपको देने होते हैं एक ही दिन में। अगर आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं की है, तो आप वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। और अगर आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए, कि आपको लगा कि हमने थोड़े क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लिए हैं, उन्हीं से आपका एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है आपके मार्क्स जो आपने सोचे थे ज़्यादा आपको मिले, वो काफ़ी आपको कम मिले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हाँ, जो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंट्रोडक्शन में 10% आपको देना है। ठीक है, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है, 3-4 लाइनों का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेन बॉडी में 80% जो कंटेंट है वो आपका रहेगा। उसमें हेडिंग्स रहेंगी, सब हेडिंग्स रहेंगी, फ्लो चार्ट्स रहेंगे, मैप्स रहेंगे, जो भी आप बनाएंगे, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप और यूपी का मैप, ये तीनों मैप आपको बहुत अच्छे से पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए तभी आप बना पाओगे, बस इतना पता चलना चाहिए कि हाँ ये इंडिया का ही मैप है, कुछ और ना लगने लगे वो। तो इतना आप कर लीजिए। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा उसमें हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बनाना है, क्योंकि सब बना रहे हैं और इसका एक एडवांटेज आपको मिलता है, 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब मैप क्या करते हैं लोग कि पूरे पेज में बना देंगे, इतना इतना जो है एरिया कवर कर देंगे मैप से, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपकी कॉपी होती है, आपकी मेंस की जो कॉपी होती है, उसमें इधर का जो एरिया है, यहाँ पे आपने इंट्रो लिख दिया और यहाँ पे आपने बॉक्स में मैप बना दिया। तो ये आपको ये ही फॉर्मेट रखना है, ये नहीं है कि आपने पूरे पेजेस में बस मैप ही मैप बना दिए। ओवरलोडिंग आपको किसी भी चीज़ की नहीं करनी है कि मैप बोला गया है तो बस पूरे पेपर में मैप बना दिया है, या डेटा नहीं भी पूछा बहुत गया है तो भी आप डेटा लिखते जा रहे हो। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि इर्रिलेवेंट चीज़ कोई भी नहीं करनी है, जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर करना है। ऐसा नहीं कि जो हमें आता है हम उसका आंसर करेंगे, पूछा चाहे जो भी गया हो, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी कीवर्ड्स क्वेश्चंस में दिखते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग अपनी करनी है। तो मैं बता रही थी कि आपको इंट्रोडक्शन में 10% आपको देना है, 2-3 लाइनें आपको सिर्फ लिखनी है। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोशिश करिए कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो उसमें कुछ कैची वर्ड्स हों, जैसे आपका एग्जामिनर देखे आपका आंसर तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो तुरंत उसको दिखें। लाइक आप SDG से स्टार्ट कर सकते हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि पॉवर्टी से रिलेटेड जो SDG है वो आपका SDG 1 है, राइट। तो यहाँ पे आप SDG से स्टार्ट कर सकते हैं। नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है या कोई इंडेक्स है, वहाँ से आप कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की कोई डेफिनीशन है, वहाँ से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पहले से ही इंट्रो और कंक्लूजन लिख के रख लें, ठीक है। 10% आपको इसमें देना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका पेस्टल एनालिसिस। अब आपको इसमें क्या करना है, कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन है उसका जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, लीगल जो अप्रोच है, वो अगर आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो इसका क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, अगर आप ये सारे डायमेंशंस कवर करते हैं तो वो सारी चीज़ें
आपकी कवर हो जाएंगी। लाइक एक नॉर्मल सा अगर आप एक वॉल्केनो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि उस जैसे वॉल्केनो इरप्शन हो गया तो उसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है ना, वहाँ के एरिया में बहुत सारी चीज़ें उससे हैम्पर हुई होंगी, सोशल उससे चेंजेस आए होंगे, राइट। एनवायरमेंटल लॉस हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया होगा, दूसरी जगह भेजा गया होगा, लीगल इम्प्लिकेशंस आए होंगे। या कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे कि पोवर्टी है, राइट। हमेशा गरीबी का मुद्दा हमारे पॉलिटिकल उसमें एजेंडा में रहता है कि हमें गरीबी कम करनी है। इकोनॉमिकल लॉस भी होता है हमारा, क्योंकि हम बहुत यूथ कंट्री हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गरीबी में जी रही है। उसका सोशल इम्पैक्ट भी आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी वो बहुत ज़्यादा पीछे है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, अपने ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डायमेंशंस देंगे। अगर ये पेस्टल अप्रोच आप यूज़ करते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक टॉपर्स की कॉपी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, तो इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी है। ये देखिए 2-3 लाइन में इंट्रो है, तो इसीलिए आपको कुछ डेफिनेशंस पहले से रखनी पड़ेंगी। इंट्रो और कंक्लूजन आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप वहाँ पर बनाओगे अगर सोचोगे कि ये लिखते हैं तो बहुत सारा आपका टाइम भी जाएगा और आपका पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी भी बनी रहेगी। तो जैसे आप इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, एंड देन यहाँ पे इन्होंने नीति आयोग रिकमेंडेड, तो जहाँ आप इस तरीके के कीवर्ड्स डाल देते हो, राइट, वो बहुत ज़्यादा आपके आंसर को एनरिच कर देता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इस तरीके की चीज़ें आपको भी आंसर में डालनी है। फिर इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इस तरीके के आपको चैलेंजेस बताने हैं, तो आपने चैलेंजेस के लिए इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं आप। यहाँ पे इन्होंने डेटा दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप कोई डेटा लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे या मैप बनाएंगे, तो उसे आपको बॉक्स में करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया है ये ग्राफ, तो यहाँ पे इन्होंने इसको बॉक्स में किया है, इसी तरीके से आपको रखना है। ये एक इंग्लिश कॉपी थी। यहाँ पे अगर हम हिंदी की कॉपी की बात करें तो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ भी छोटा सा इंट्रो लिखा है, फिर ईपीजी का पर्यावरणीय नीतियों में योगदान लिखा है, ये सब पॉइंट्स में ही लिखी हैं चीज़ें, और यहाँ पे उदाहरण लिखा है। तो आपको ये याद रखनी है, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप ये चीज़ें कीवर्ड्स आपको डालने हैं। एसडीजी से रिलेटेड आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की कोई डेफिनेशंस है, और साथ ही साथ जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जो एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं अगर वो आप अपने आंसर्स में डाल पाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे ये इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब अवेयर है, ये चीज़ें लिंक कर पा रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चीज़ों में एग्जाम्पल्स डाल सकें, रिलेवेंट एग्जाम्पल, कुछ भी रैंडम आपको नहीं डालना है कि सिर्फ एग्जाम्पल डालना है इसलिए आप कुछ भी डाल दे रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे एग्जाम्पल्स आपको डालने हैं, साथ ही साथ में उन्हें बॉक्स में करना है, ये याद रखिएगा। जैसे ये इस भी कॉपी पे बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं, और कोशिश करनी है कि आपकी जो राइटिंग हो वो समझ में है, क्लैरिटी बहुत होनी ज़रूरी है आपके आंसर में। अगर राइटिंग बहुत बुरी है तो अभी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा सा साफ साफ लिखने की, पर उसके लिए बहुत डरना नहीं है। बस मेन ज़रूरी ये है जो भी आप लिखें उसमें क्लैरिटी हो, समझ आए कि आपने लिखा क्या है, मैप बनाए, और अगर आप लेबलिंग कर रहे हैं उसकी तो वो भी समझ में आए अच्छे तरीके से। और मैप बहुत बड़ा नहीं बनाना है, हमेशा आपको याद रखना है कि आपने इंट्रो लिखा, देन आपको राइट हैंड साइड में बॉक्स बना करके उसमें मैप बना दिया, यही एक तरीका होता है सही तरीके से करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉपी देख सकते हैं, और यही आपको याद रखना है कि जो टॉपर्स की कॉपी है वो आपको रोज़ देखनी है, डेली। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उससे क्या होगा कि हो सकता है जो आप गलती करने वाले हो अपनी आंसर राइटिंग में वो आपको दिख जाए कि ये नहीं करना है,
तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जो जिस भी माध्यम के हो, जिस भी मीडियम के हो, उनकी आपको कॉपीज़ उठानी है। कई जगह आपको मिल जाती है, विज़न की वेबसाइट पे, दृष्टि की वेबसाइट पे। तो वहाँ से जा कर के आपको टॉपर्स कॉपी उठानी है और वहाँ पे देखना है जा कर के कि किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग की गई है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंट्रो, कंक्लूजन आपको पहले से बना करके रख लेना है। कुछ डेफिनेशंस आपको बना के रख लेनी है। एसडीजी नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, उनको बना करके रख लेना है। डेटा आप पहले से ही कलेक्ट करके रख लो, ये बिल्कुल सही टाइम है। उनके लिए भी जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो नहीं भी दे पा रहे हैं इस बार उनके लिए भी है, ताकि आपके पास जब भी आपके पास मौका आएगा मेंस देने का तो आपके पास चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, तो आप पैनिक नहीं करोगे, राइट। तो ये याद रखना है। और आप क्या क्या यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया, आपको इंट्रो 3-4 लाइन में लिखना है और 125 शब्द वाले जो हैं 125 वर्ड्स जिसमें लिखने हैं, वहाँ पे 8 मिनट अलॉट है। और जहाँ पे 200 वर्ड्स का लिखना है वहाँ पे 10 मिनट्स आपके अलॉट है। कंक्लूजन में कोशिश करिए आप कि कंक्लूजन में भी कोई कैची लाइन हो, कोई रिपोर्ट, कुछ भी एसडीजी से नहीं कुछ समझ में आता है तो आप एसडीजी आप सारे याद कर लीजिए, इजी है। आपको ज़्यादा अपने प्रीलिम्स के लिए याद ही किया होगा, वहाँ से आप एंड करिए। क्योंकि इंट्रो और कंक्लूजन में जब वो एग्जामिनर देखे तो कुछ उसको मिलना चाहिए कैची चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें सभी लोग लिख रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिले, राइट। तो आपको डेटा, फैक्ट्स, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और आपको CW टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी कराए गए हैं कि फ्लो चार्ट्स किस किस तरीके से आप बना सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि SDG 1 है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी है, तो आप इस तरीके के पॉइंट्स ले सकते हो कि क्या करें हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए। जैसे कि ये है आउटकम्स आपके लिखे हुए हैं, इससे क्या होगा, जब हम पॉवर्टी ख़त्म कर देंगे तो बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हो जाएगी, इम्प्रूव होगी हेल्थ एंड एजुकेशन। इसी तरीके से आपको रखना है। अब एक बात आपको ये याद रखनी है कि जैसे कई टॉपर्स ने भी ये बताया है और बहुत लोग यूज़ करते हैं कि जो बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूज़ करते हैं और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूज़ करते हैं। बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं, स्लोगन्स हैं जो अपनी वो भाषा में जहाँ भाषण देते हैं या इंटरनेशनल उसमें होते हैं तो वो हमेशा यूज़ करते हैं। वो आप अपने अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लाइक जैसे कि टीम है, इसमें टुगेदर है, एवरीवन है, अचीव है, मॉडल है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। स्मार्ट पुलिस है, तो जब भी पुलिस प्रशासन से रिलेटेड कुछ लिखने को आए वहाँ पे आप स्मार्ट पुलिसिंग लिख सकते हो, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई है। इसमें S फॉर क्या है, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव है, M फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल है, A फॉर अलर्ट एंड अटेंटिव है, R फॉर रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल है, T फॉर ट्रेंड एंड टेक इक्विप्ड है। इसके अलावा एक होप करके भी एक्रोनिम दिया गया है, डिस्कसिंग एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट, लाइक H फॉर हार्मोनी है, O फॉर अपॉर्चुनिटी है, P फॉर पीपल पार्टिसिपेशन है और E फॉर एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके के जो एक्रोनिम्स हैं अगर आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ करते हो तो इससे 2-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, राइट। क्योंकि सिंपल आंसर देखिए कोई भी लिख सकता है, जो नहीं भी प्रिपरेशन कर रहा हो वो उससे भी बोला जाएगा तो वो कुछ तो लिखेगा। लेकिन आप एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत अवेयर सिटीज़न हो, आप चीज़ों को कई तरीक़ों से सोच सकते हो, वेरियस डायमेंशन उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी चीज़ आपकी कॉपी में दिखनी चाहिए। सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे आप दिखते हो वहाँ पे, लेकिन एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी पढ़े तो वो आपकी पर्सनैलिटी वो समझ जाता है वहीं से ही, तो वही कॉपी ही आपकी पर्सनैलिटी शो कर रही होती है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से और ऐसे लिखना है कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी कॉपी में पड़े। स्पेशली मेंस में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इंटरव्यू में थोड़े कम भी आते हैं तो भी आप लिस्ट में तो रहोगे, ठीक है। इसलिए मेंस पे आपका पूरा का पूरा जोर होना चाहिए। फिर जैसे ये P2 G2 है, विज़न ऑफ गवर्नेंस है, P2 है प्रो पीपल एंड प्रोएक्टिव
G2 है गुड गवर्नेंस। ये सारे एक्रोनिम्स हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूज़ किए गए हैं। इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं वेरियस डायमेंशंस ऐड करने के लिए अपने आंसर में। नेक्स्ट जो है जैसे कि गवर्नेंस है, ये हमेशा बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास, विश्वास सबका प्रयास, राइट। ये आप कई बार सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये इन्होंने जोड़ा है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यूथ ऑफ टुडे इज़ अ लीडर ऑफ टुमारो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, काफ़ी फेमस था, पता ही होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेरियस इम्पैक्टफुल कोटेशन है जो सीएम योगी ने यूज़ करते हैं, लाइक विकास और सुशासन, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाना हमारा संकल्प है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, तो अगर आप योगी आदित्यनाथ के जो स्लोगन्स है, एक्रोनिम्स है, यूज़ करोगे अपने आंसर्स में, इंट्रो में यूज़ कर लिया, कंक्लूजन में यूज़ कर लिया, ऐसे में यूज़ कर लिया, तो आपको 1-2 नंबर और लोगों से एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन है। इंट्रो हमेशा आपको इधर ये रहेगा और मैप आपको इधर साइड में, राइट हैंड साइड में आपको लिखना है और बॉक्स बनाना है। एग्जाम्पल लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, कोई फ्लो चार्ट बनाया, बॉक्स बना दिया। इसके अलावा जो भी जैसे आप ग्राफ वगैरह यूज़ करते हैं, मैंने आपको शो किया था, वो बनाया तो आपने उसको बॉक्स में कर दिया। और बहुत बड़े बड़े मैप आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ बच्चा इसको पेज भरने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश करिए कि आप अभी से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चीज़ें तैयार करने की कोशिश करिए। अब इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपके को गुड आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। PYQ की आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कुछ। आंसर राइटिंग से बहुत सारे लोग घबराते हैं। इनिशियल स्टेज पे आंसर ख़राब ही लिखे जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा टॉपर होगा, जो भी UPSC में या कहीं भी कोई भी टॉपर होगा, उसकी आप इनिशियल स्टेज की कॉपी देखेंगे और एक वो स्टेज आ जाती है जब आप अच्छे आंसर लिखने लगते हो, तो उन दोनों कॉपियों में बहुत अंतर होता है। जब आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे आपको टाइम बहुत लगेगा, प्लस आप अच्छे आंसर्स भी नहीं लिख पाओगे। तो इससे आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसीलिए आपको PYQs जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन देखा और खुद से लिखने की कोशिश की, ख़राब लिखा, कम याद आया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको सीधे हम सोच रहे हैं कि हम तो अच्छा लिख लेते हैं, मेरी लैंग्वेज अच्छी है लिखने की, कंटेंट मेरा अच्छा है, तो हम सीधे एग्ज़ाम वाले दिन ही लिखेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। मल्टीपल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका मेंस नहीं निकलेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है PYQs की। नेक्स्ट है एनालिसिस करना है टॉपर्स कॉपी का, ठीक है। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी जब आप आराम की फेज़ में हो, रात को सोने से पहले बस देख लिया, अपना टॉपर्स कॉपी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई बार काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, उनसे डेटा फैक्ट्स मिल जाते हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। ऐसे उनके देखिए, वहाँ से आपको स्लोगन्स जो लिखते हैं, स्टोरी मिलती है, आप वो वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो इसलिए आपको डेली आपको टॉपर्स कॉपी देखनी है। आप जिस भी मीडियम के होंगे अवेलेबल रहती है, तो आप इसे देख सकते हैं। दूसरा है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट हो वो बैलेंस्ड हो। आपकी जो भी पॉलिटिकल अप्रोच हो, पॉलिटिकल माइंडसेट हो, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम में नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो आपने उसी के फेवर में चीज़ें लिख दी, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और सिविल सर्वेंट को वैसे भी बायसनेस से दूर रहना चाहिए। वो किसी एक पार्टी या किसी पर्सन को सपोर्ट नहीं करता है, वो सबके लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने आंसर में भी कोई एक्सट्रीम वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, निगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है बहुत ज़्यादा, एकदम अपने देश के बारे में निगेटिव लिख दिया बहुत, या यूपी के बारे में निगेटिव ही लिख दिया। तो आपको बहुत ही बैलेंस्ड चीज़ें लिखनी है। आर्ग्यूमेंट जो भी आप लिख रहे हो वो सही तरीके से हो। इसके अलावा जो आंसर हो वो आपका लॉजिकल हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो, ठीक है। ये नहीं है कि एक साइड कहीं किधर की ओर भाग रहा है, या प्रेजेंटेशन जो है आपका वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। जो भी आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये कोशिश करिए कि आप अभी से इन सब चीज़ों को अपनी हैबिट में लाइए, क्योंकि वो
ऐसा नहीं कि एक दिन सडनली आपकी चीज़ें हो जाएंगी, वो प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप रोज़ आंसर राइटिंग करते हो तो कोशिश करिए कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो साथ ही साथ आप अंडरलाइन भी कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कई बार छूट जाता है पेपर या नहीं टाइम मिलता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने अंडरलाइन ही नहीं किया। ये आपको करना है। आपका जो कंटेंट है वो विजिबल होना चाहिए, कि आप या तो बहुत छोटा छोटा मत लिखना या बहुत बड़ा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ये नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि वो किसी एक जगह एक साइड की हो या आपने पूरे पेज में मैप बना दिया है, कहीं बिल्कुल छोटा सा बना दिया है, तो बहुत आपका ने जो भी कंटेंट लिखा है वो विजिबल होना चाहिए। विजिबल इन द सेंस ये भी है कि आप मैप बना रहे हो बॉक्स में कर दो उसको, आप डायग्राम्स बना रहे हो उन्हें बॉक्स में कर दो, एग्जाम्पल को बॉक्स में कर दो, सो दैट आपके जो एग्जामिनर है उसको चीज़ें आपकी दिखें। मैनेज करना है टाइम, बताया मैंने कि जो आपके क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं कि 125 वर्ड्स के हैं, 2 पेजेस में आपको लिखना होगा, 8 मिनट में लिखना है। और जो 200 वर्ड्स वाले 3 पेजेस में आपको लिखने हैं 10 मिनट्स में। साथ ही ऐसा करें कि 5 मिनट आपके एग्ज़ाम में बच जाए, ताकि आप देख सकें अगर कोई कमी आपकी रह रही हो तो वो भी आप आराम से देख सकें। इसके अलावा वेरियस डायमेंशंस आपको यूज़ करने हैं, जैसे कि मैंने बताया पेस्टल अप्रोच है, तो कोई भी हो उसके राजनीतिक कारण, आर्थिक आयाम जो बोलते हैं, आर्थिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, ये सारे डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। इससे आपका आंसर आपको कोई कुछ किसी भी क्वेश्चन में वो नहीं भी आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से सोच लोगे तो कुछ ना कुछ आप आंसर लिख ही आओगे। और ये हमेशा याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पेपर छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर आपने कुछ आंसर अच्छे लिखे और कुछ लिखे ही नहीं तो फिर तो भूल ही जाइए कि आपका मेंस क्लियर होगा। तो आपको सारे आंसर्स लिखने हैं अच्छे तरीके से। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसे कि एक RIG अप्रोच होती है, रिग अप्रोच है, कई टॉपर्स ने बताया है कि ये नहीं करना है। रिपीटिशन, कि बार बार सेम कंटेंट आपको नहीं लिखना है, कि इंट्रो में भी वही लिख दिया, फिर बॉडी में भी थोड़ा सा वही लाइन लिख दी और लास्ट में भी आप लिख रहे हो, तो ये रिपीटिशन नहीं करना है। इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है, कि पूछा कुछ और गया है पर आप लिख वो रहे हो जो आपको आता है, जो एग्जामिनर ने पूछा है। कोशिश करिए जब आप क्वेश्चन देखते हैं जो मेन चीज़ें पूछी गई हैं उनको वहीं अंडरलाइन कर लीजिए, सो दैट जब आप क्वेश्चन बार बार देखोगे तो आपको वही चीज़ें हाईलाइट होंगी कि हाँ यही मुझे आंसर में लिखना है। तो इररिलेवेंट कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने इररिलेवेंट दिया नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो 0 मार्क्स दे देगा आपको। जर्नलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है, बहुत जनरल आंसर नहीं लिखना है आपको। एक भावी सिविल सर्वेंट की कॉपी वो चेक कर रहे हैं तो आपसे एक जनरल आंसर की उम्मीद वो नहीं करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक आंसर की उम्मीद करते हैं जिसमें डेटा होगा, फैक्ट्स होगा, मल्टी डायमेंशंस होंगे। तो ये आप याद रखिएगा। ओवरलोडिंग विद इंफॉर्मेशन आपको नहीं करना है कि बहुत सारा डेटा दे दिया, बहुत सारा कंटेंट दे दिया, नहीं, जितना पूछा गया है उतना ही आपको देना है। कीवर्ड्स इग्नोर कर दिए, जैसे कई बार लिखा होता है कि विवेचना करनी है, एग्जामिन करना है, टिप्पणी करनी है, इस तरीके से लिखा होता है, तो ये कीवर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है। जैसा पूछा गया है उसी तरीके से आपको लिखना है। नॉट बैलेंसिंग स्पेसिफिक एंड जेनरिक टॉपिक पॉइंट्स, राइट। तो आप स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं और जेनरिक जो आप लिख रहे हैं वो एक ही में मिला दिए, या इसको आपको यही करना है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और जो जेनरिक आप लिख रहे हो वो तो है ही है, तो ये उसको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर पुअर नहीं होना चाहिए, जो बहुत सारे डायग्राम्स आपको दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाना है, कौन कौन से डायग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट आंसरिंग ऑल क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि सारे क्वेश्चंस ना करना, सिर्फ ये सोचना कि 2-3 आंसर हमने बहुत अच्छे लिख लिए और लास्ट में छूट गए तो छूट गए, कोई बात नहीं, ये नहीं होता है, आपको इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और स्किपिंग प्रैक्टिस, ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। जैसे सिविल सर्वेंट की जर्नी में एक तरीके का सिन है आप है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। और लास्ट ईयर एक डिप्टी जेलर मैम थी जिन्होंने 90 टेस्ट लगाए थे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए थे, तो इसी से आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है, राइट। तो लास्ट में कंक्लूड जो हम कर रहे हैं उसमें आप ये देखिएगा
कि आपको क्या करना है, वही चीज़ें पूछी जो पूछा गया है वही आपको लिखना है। इसके अलावा जैसे लोग, काफ़ी सारे लोग जो है वो घटना चक्र पढ़ते हैं, घटना चक्र की बुक आती है वही पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग वही पढ़ रहे हैं। और अगर सब लोग वही पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए घटना चक्र जो किताबें आप पढ़ रहे हैं मेंस की, वो तो पढ़िए। इसके अलावा भी आप गूगल का यूज़ करिए, और जो भी आपको हमारी टीम की तरफ से इनपुट्स दिए जा रहे हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो अपना कंटेंट है उसको इनरिच करना ही है अच्छे तरीके से, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी है। और मेंस आंसर राइटिंग के जो कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, देन आपको सिनॉप्सिस दिया जाता है, मॉडल आंसर दिए जाते हैं, ताकि आप देख सकें कि आपने जो आंसर लिखा है और हमारी टीम ने जो आंसर आपको प्रोवाइड कराया है वो कितना मिल रहा है। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इवन आप नहीं भी देने जा रहे हो मेंस, तो कोशिश करिए कि आप डेली प्रैक्टिस करें अभी से, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, और मेंस आंसर राइटिंग से लोगों को डर भी बहुत लगता है, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे के लिए कंटेंट बना करके रख लीजिए। हिंदी की प्रैक्टिस करिए। पेपर 5-6 में लास्ट ईयर बताया मैंने आपको कि कम लोगों को मार्क्स मिले थे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि अगर आपका प्रीलिम्स होता है तो आपका मेंस रुके नहीं, मेंस की जर्नी भी आपकी कंप्लीट होके आप इंटरव्यू दें। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा पेन जो है, जैसे पेन पूछे जाते हैं कौन कौन से पेन आप यूज़ कर सकते हो, तो जिस भी पेन के साथ आप कंफर्टेबल हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही पेन यूज़ करना है। जो भी आप आंसर राइटिंग घर में कर रहे हो, जिसके साथ कंफर्टेबल हो, उन्हीं पेन के साथ में आपको वहाँ भी आंसर्स लिखने हैं। जैसे कुछ लोग पेंटोनिक से लिखते हैं, बेटर फ्लो से लिखते हैं, तो जो भी आपको सही लगता है, जो पेन आपकी राइटिंग जिससे सही लगती है, आपकी स्पीड अच्छी बन जाती है, वो आपको करना है। मैप कोशिश करिए कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप अपना ये यूपी का, इंडिया का और वर्ल्ड का जो मैप है उसको बना करके प्रैक्टिस करिए। इसका बहुत ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है। इसके बाद मज़े मज़े से जब भी आप फ्री होते हैं तो टॉपर्स की कॉपी देख ली, जब लग रहा है कुछ मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो ऐसे ही मैप की प्रैक्टिस कर ली। तो ये सारी चीज़ें बिना लोड लिए की जा सकती हैं, और इनको अपने जब भी आप आंसर लिखें तो इसे सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, वो सारे आपको वहाँ पे यूज़ भी करने हैं, यूज़ करके देखना है आपको कि ये कितना बेनिफिट आपको कर रहा है। आई होप इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेरीज़ आपको बताने की पूरी कोशिश की है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।